नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हम देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उससे संबंध में हम जानकारी कर रहे हैं। और आज का जो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्न को हम देखते हैं। तो इसमें है प्रश्न आपका है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का आविर्भाव किन परिस्थितियों में हुआ उनका निरूपण करना है। यानी हिंदी साहित्य का जो सबसे पहला काल, हमने इसे विगत वाली वीडियो में भी पढ़ा था। आदिकाल के नामकरण के संबंध में विभिन्न मतों के बारे में हमने पढ़ा। आदिकाल का जो समय सीमा थी, काल विभाजन था, वो भी हमने पढ़ा। तो आज हम देखते हैं आदिकाल का जो आविर्भाव जिन परिस्थितियों में हुआ, यानी ये परिस्थितियां बतानी आदिकाल के उदय होने के कौन सी परिस्थितियां थी उनका निरूपण हमें करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं आदिकाल की विभिन्न परिस्थितियां। हिंदी साहित्य का, प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो अत्यंत ही विवादास्पद है। ये हमने विगत वीडियो में भी पढ़ा था, क्योंकि इसके नामकरण के पीछे बहुत ही मतभेद रहे हैं और इस कारण से यह जो आदिकाल नामकरण करना, ये आदिकाल पूरा ही जो है विवादास्पद रहा है, विवाद का विषय रहा है। इस काल में उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। यानी ये जो आदिकाल का जो समय था उस समय ये भारत देश है वो क्या हुआ, अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया, अनेक अनेक राज्यों में बंट गया। तो इसके कारण क्या हुआ, देखो कि इस काल में उत्तर जो भारत था, ये उत्तर भारत है वो अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। यवनों के आक्रमण का यद्यपि कई राजाओं ने डटकर सामना किया, मुकाबला किया था। इधर से यवन आए और यवनों का, प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ के जो सीमावर्ती जो राज्य थे, यहाँ रहने वाले जो उत्तर भारत के राज्य थे, इन राजाओं ने हालांकि डट कर के मुकाबला किया, सामना भी किया, परंतु भारतीय राजाओं में केंद्रीय शक्ति का अभाव था। यानी भारतीय जो राजा थे उनकी जो केंद्रीय शक्ति थी वो उस समय कमज़ोर थी। यानी सारे राजा मिलकर के प्रयास करने वाले नहीं थे, सब एक अपने अपने राज्य से सीमित रह गए थे। इस कारण से भारतीय राजाओं में जो केंद्रीय शक्ति थी उसका अभाव था, कमी थी। इसी वजह से बाहर के जो आक्रांता है वो आसानी से यहाँ जो है आ गए थे। तो फलस्वरूप उस काल में जहाँ राजनीतिक अस्थिरता एवं संघर्ष की स्थिति रही, यानी उस समय राजनीतिक स्थिति बड़ी अस्थिर थी, डामाडोल हो गई थी और संघर्ष की स्थिति बन रही थी। राजा लोग आपस में ही लड़ने लग गए थे। तो इस प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष की स्थिति रही थी। वहीं पूर्व परंपरा से प्राप्त जो धार्मिक और साहित्यिक प्रवृत्तियाँ का भी विकास हो रहा था। और उस समय पूर्व में जो परंपरा से प्राप्त जो धार्मिक प्रवृत्तियाँ थी, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ थी, उसका भी विकास हो रहा था। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आदिकाल की उन परिस्थितियों का हम प्रकाश डाला जा रहा है, उन परिस्थितियों को हम देख रहे हैं जिनसे वीर गाथात्मक काव्य का प्रणयन हुआ। यानी वीर गाथात्मक काव्य का जो आरंभ है वो किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में उन परिस्थितियों को हम प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं सबसे पहली परिस्थिति है राजनीतिक परिस्थिति। उस समय आदिकाल के समय यानी वीर गाथात्मक समय में, वीर गाथा काल में राजनीतिक परिस्थितियाँ किस प्रकार से रही उसका थोड़ा सा देखिए मूल्यांकन हम करते हैं। 10वीं शताब्दी के आसपास, यानी 10वीं शताब्दी यानी 900 से लेकर के जो समय है आगे, तो 10वीं शताब्दी में के भारत में वीर सामंत युग था। यानी उस समय भारत में वीर सामंत युग था, सामंतों का समय था। और ये वीर सामंत बचपन से ही तलवारों से खेलते थे, बड़े बहादुर थे। वीर सामंत बचपन से ही तलवारों से खेलते थे। ये कोई छोटे मोटे खिलौने से नहीं खेलते, वो तलवारों से खेलते थे। घोड़े की पीठ पर तलवारों की चमक में वे जीवन का इतिहास पढ़ते थे। ऐसे वीर यहाँ उस समय जन्मे थे भारत भूमि पर। तो वीर सामंत युग था और वीर सामंत वो बचपन से ही तलवारों से खेला करते थे और प्यारे विद्यार्थियों वो तलवारों की चमक से ही जीवन का इतिहास पढ़ते थे। लेकिन सामंती शौर्य ने उस समय राष्ट्रीय एकता की पताका फहराने की अपेक्षा देश को टुकड़ों में बांट रखा था। कमी कहाँ थी,
कि सामंत भले ही वीर और पराक्रमी थे, लेकिन इनमें एकता नहीं थी, एकजुटता नहीं थी। इसीलिए सामंती शौर्य ने उस समय जो राष्ट्रीय एकता जो फहरानी थी, वो राष्ट्रीय एकता न फहरा करके उसकी अपेक्षा देश को इन्होंने क्या किया, टुकड़ों में बांट दिया, जिससे राजनीतिक अस्थिरता बन गई। अहंकारी सामंत देश की एकता को ईर्ष्या व द्वेष से विघटित कर रहे थे। उस समय के जो सामंत थे वो दर्पांध थे और दर्प अहंकार के कारण वो देश की एकता को ईर्ष्या और देश में विघटित कर रहे थे, तोड़ रहे थे। और ये विदेशी आक्रांताओं के तलवे चाट रहे थे। जो विदेशी आक्रांता थे उनसे वो चापलूसी करते थे, तो इस प्रकार से उन आक्रांतों के तलवे चाट रहे थे और अपने ही देश और जाति के लोगों के विरुद्ध शस्त्र उठाने में अपनी अहमियत समझते थे। क्या बात है यहाँ पर देखिए, क्यों स्थिर हुआ? क्योंकि ये लोग बाहरी आक्रांताओं को तो मदद करते थे, सहायता करते थे, उनके तलवे चाटते थे, और अपने देश और अपने जाति के लोगों के विरुद्ध शस्त्र उठाने में ये अपनी अहमियत समझते थे, अपने आप को गौरवान्वित समझते थे, तो अपने ही देश और जाति के लोगों के विरुद्ध शस्त्र उठाते थे। पारस्परिक संघर्ष का क्या परिणाम हुआ? देखो, पारस्परिक संघर्षों से ये देश झुलस रहा था, उसी पारस्परिक संघर्ष की आग से ये पूरा देश झुलस रहा था। और उस समय जो मुसलमान थे, उन मुसलमानों के आक्रमणों का सामना करने में असमर्थ था। यानी उस समय के जो राजा थे वो आपसी संघर्ष से ही इतने ज़्यादा उलझे हुए थे, उस संघर्ष की आग में वो जल रहे थे। इस कारण से जो बाहरी आक्रांता, जो मुसलमान यहाँ पर आक्रमण इन्होंने किया, तो उन आक्रमणों का प्यारे विद्यार्थी वो सामना करने में क्या रहे? असमर्थ रहे। किसी एक छत्र शासक के अभाव में संगठन की श्रृंखलाएं टूट चुकी थी। कोई एक छत्र पूरे देश में शासन नहीं था, सब राज्यों में बंट गया। इस वजह से क्या हुआ? एक छत्र शासक की कमी के कारण जो संगठन था, जो एकता थी, जो केंद्रीय शक्ति थी, वो कहीं न कहीं बिखर गई, श्रृंखलाएं टूट गई। दिल्ली और अजमेर पर किसका शासन था? उस समय पृथ्वीराज चौहान का आधिपत्य था। दिल्ली और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का आधिपत्य था। तो कन्नौज में जयचंद का झंडा लहरा रहा था, कन्नौज में जयचंद का शासन था। तो गुजरात में गुर्जर भीमदेव का वर्चस्व था, गुजरात में गुर्जर भीमदेव का वर्चस्व था। तो इस प्रकार से अलग अलग राज्य बंट गए थे और वो जो राजा थे वो अलग अलग होकर के रह गए। आबू में, माउंट आबू में जो चामुंडराय का प्रभुत्व था, उस समय माउंट आबू में चामुंडराय का जो है शासन था। तो इस प्रकार से ये पूरा जो देश है अलग अलग राज्यों में स्थापित हो गया, बंट गया। और उस समय के राजा भले ही वीर और पराक्रमी थे, लेकिन एकजुट नहीं हो पाए। इन शासकों में पारस्परिक सौहार्द नहीं था। इन शासकों में पारस्परिक क्या नहीं था? सौहार्द नहीं था, भाईचारा नहीं था, और बाहरी शक्ति का मिलकर मुकाबला करने की भावना भी इनमें नहीं थी। ये कोई बाहरी आक्रांता आते, उनसे वो एकजुट होकर के कभी मुकाबला वो नहीं करते थे, सब राज्यों तक सीमित रह गए थे। इस कारण से जो भी सीमावर्ती राज्य थे, केवल राजा वहीं उन बाहरी आक्रांतों से लड़ते थे। इस कारण से वो मात खा जाते थे, एक साथ नहीं जुट पाते थे। तो बाहरी शक्ति का मिलकर मुकाबला करने में भावना इनमें नहीं थी। प्यारे विद्यार्थियों, इस पारस्परिक विद्वेष का मूल्य हमारे देश को अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी को खोकर चुकाना पड़ा। ये जो पारस्परिक विद्वेष, एक दूसरे राज्य के राजाओं का आपसी जो ईर्ष्या, द्वेष, ये जो प्रवृत्ति थी, इसके कारण से हमारे देश में स्वतंत्रता खोकर के इसके मूल्य को चुकाना पड़ा, आज़ादी को खोना पड़ा। और विदेशी ताकतों को भारत की इस विभेदात्मक स्थिति का पता था। बाहर से आने वाले जितने भी आक्रांता थे, उनको ये मालूम था कि यहाँ के राजा आपस में ही लड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं इन राजाओं की लड़ाई में हम फायदा उठा ले, लाभ उठा ले। और ऐसी विभेदात्मक स्थिति का उनको पहले ही पता था। इसीलिए उन्होंने किन्होंने, बाहरी आक्रांताओं ने समय समय पर इसका लाभ उठाया। प्यारे विद्यार्थियों, इस देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। टुकड़ों टुकड़ों में बांटने के कारण जो एक संगठनात्मक शक्ति थी वो नहीं रही। पारस्परिक विद्वेष की भावना यहाँ के राज्यों के राजाओं में व्याप्त थी। इस वजह से बाहरी आक्रांताओं को लाभ मिला यहाँ इस देश में घुसने की और यहाँ पर शासन करने की।
तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये थी राजनीतिक परिस्थितियाँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो आज है प्यारे विद्यार्थियों हम केवल राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में और इसकी भूमिका के बारे में ही जानकारी लेंगे। यहाँ तक आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, आप इसको ठीक से नोट डाउन कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में। तो आज हम केवल राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में चर्चा हमने की है। आगे हम सामाजिक और धार्मिक जो परिस्थितियां क्या रही आदिकाल के समय उनकी चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए आप इस आदिकाल की विभिन्न परिस्थितियों की जो भूमिका और इसके साथ साथ राजनीतिक परिस्थितियों को ठीक प्रकार से समझे, पढ़े और नोट्स बना करके याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।